जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस का ज्योग्राफी का लेसन 1 जो आपका सब टॉपिक है भारत संसाधन एवं उपयोग यानी इंडियन रिसोर्स एंड यूजेस, इसी के बारे में हम पूरा सलूशन लेकर के आए हैं। चलिए तो हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह जो चैप्टर है पहला है ज्योग्राफी का। वैसे अगर विषय सूची को देखें तो इसे कई खंड बाई खंड बांटा गया है। देख लीजिए, जैसे खंड क में 6 लेसन दिया गया है मानचित्र अध्ययन तक, और खंड ख में आपका 6 लेसन इसमें भी दिया गया है। ठीक है दोस्त, तो हम एक एक करके खंड को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका आज का पहला टॉपिक होगा खंड क का इकाई फर्स्ट भारत संसाधन एवं उपयोग। इससे संबंधित जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में कवर कराया जाएगा समझदारी के साथ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है दोस्त, तो कोयला आपका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में दिया गया है क में अनवीकरणीय संसाधन, ख में नवीकरणीय संसाधन, ग में यानी सी में जैव संसाधन और डी में अजैव संसाधन। तो दोस्त आपका आंसर तो इसका पता ही होगा, ऑप्शन क हो जाएगा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो परंपरागत रूप से जिसका यूज किया जाता है, जैसे कोयला, जीवाश्म ईंधन, ये सभी क्या है, ये परंपरागत रूप से इसका डीजल, पेट्रोल, ये सभी परंपरागत है, इसलिए ये सभी क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन को अगर समझेंगे तो नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन है जिसका नए तकनीकी से हम उपयोग कर रहे हैं। जैसे सौर ऊर्जा को ले लेंगे, पवन ऊर्जा को ले लेंगे, ठीक है, ताप विद्युत ऊर्जा को ले लेंगे। ऐसे ऊर्जा जो होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माने जाते हैं। चलिए हम आशा करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन को ले लेते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न में कहा गया है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो आपको भी इसका आंसर आपको पता ही होगा, जैसे कि पहला से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपका ऑप्शन दे दिया गया है क यानी ए ऑप्शन में है मानवकृत संसाधन है सौर ऊर्जा, और बी में दिया गया है पुनः पूर्ति योग्य है, और सी में है अजैव, और डी में है अचक्रीय। तो दोस्त आपको तो पता ही होगा सौर ऊर्जा को हम कई बार यूज कर सकते हैं, इसलिए यह क्या है, पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा है। जैसे कि बैटरी को चार्ज करके फिर से डिस्चार्ज होगा, फिर से चार्ज कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर में कहा गया है तट रेखा से, जैसे कि भारत है उसके तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक और आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यानी कोई भी देश है, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोई भी देश की अगर बात करें तो इसके तटवर्ती ये जो है तट, ये सीमा है दोस्त, ये जो तट यहाँ से जो सीमा बनता है, और ये जो सागर है, हिंद महासागर है या फिर जो भी सागर हो, किसी भी देश की बात कर रहे हैं तो यही है तट। तो यानी कि कितने दूर तक उस देश का क्षेत्र माना जाता है। तो आपको बता दे दोस्त कि इसका आंसर जो होगा 200 NM में हो जाएगा, यानी कि नेशनल। आपका ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बी 200 NM, यानी नेशनल। एम का मिस्टेक कर रहे हैं दोस्त, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 200 किलोमीटर अंदर तक जो होता है उस देश का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर उस होता क्या है दोस्त, ध्यान से समझेंगे फिर से। मान लीजिए कि ये भारत हो गया, तो भारत के तट रेखा जो ये पड़ता है दोस्त, तो इसके 200 किलोमीटर तक, मान लीजिए यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक अगर कोई भी समुद्री यात्रा यहाँ से अपने जहाज़ के माध्यम से वो अगर जाता है तो टैक्स भारत को भरना पड़ेगा उसे, यानी उस देश को टैक्स भरना पड़ेगा, यही अपमार्जक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, ध्यान दीजिए,
लड़ाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, सॉरी डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकू लड़ाकू नहीं है। तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन क में है यानी ए में संसाधन संग्रह से, ऑप्शन बी में संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, ऑप्शन सी में है संसाधन के नियोजित दोहन से, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त आपको पता ही होगा 4 का आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। क्यों होगा? यानी संसाधन के नियोजित दोहन से, यानी संसाधन को अपनी आवश्यकता के अनुसार ही यूज करें, ये कहा जा रहा है। तो ये डाकुओं की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। यानी कि अनियोजित दोहन का मतलब होता है अनियोजित, यानी कि संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक ले रहे हैं। यानी मान लीजिए कि आपको कह दिया गया है कि बैग में से 4 रुपया निकाल लीजिए और आप निकाल रहे हैं 400, तो क्या है, डाकुओं के बराबर है। यानी मान लीजिए कि कोई आपसे थोड़ा सा मांगा और मांग लिया और आप बोल दिए जाके निकाल लो, तो बहुत ज़्यादा निकलता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, डाकू कहा दिया जाता है। डाकू खानी ले रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सामान। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि 4 नंबर आप समझ गए होंगे। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर में कहा गया है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। यानी कि समुद्री सीमा के अंतर्गत तक कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित मानी जाती है, यानी कि कितने अंदर तक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 12 पॉइंट, आपके किताब के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं दोस्त, तो इसका आंसर हो जाएगा 12.2 किलोमीटर तक जो होता है किसी भी देश का राजनीतिक संपदा माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब जो है दोस्त आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में हम आ गए हैं, जो कि आपका पहला प्रश्न में पूछा गया संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो चलिए हम संसाधन को देख लेते हैं। चलिए दोस्त अब आंसर शीट भरिए। सामान्य तौर पर मानवीय उपयोगिताओं में, सामान्य तौर पर मानवीय उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। यानी संसाधन किसे कहते हैं, जो कोई भी मनुष्य है या जीव है, जंतु हो, कोई भी है, अगर किसी का काम में आ जा रहा है तो समझ लीजिए कि वो संसाधन है। यानी कि संसाधन हर एक चीज़ जो आप देखते हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के यूज में है, वही संसाधन होता है। जैसे भूमि, यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे भूमि, मृदा, जल, वायु, खनिज, जीव जंतु, प्रकाश, यहाँ तक कि हर मनुष्य एक दूसरे के लिए संसाधन का काम करता है। वर्तमान परिवेश में सेवाओं की भी संसाधन माना जाता है। यानी सेवा, जो आप सेवा देते हैं तो वो भी संसाधन है। जैसे गायक, यानी कोई आदमी गीत गा रहा है, कवि है, चित्रकार है, इत्यादि सेवा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट आते हैं। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है, बहुत ही क्या है, व्यापक है, यानी बहुत ही विस्तृत है। प्रसिद्ध भौगोलविद जिमरमैन के अनुसार, ये तो आप जिमरमैन का कथन जो है दोस्त, इसको आप याद ही कर जाइए, रट जाइए, जैसे भी ये बहुत पूछा जाता है, VVI है, इसे आप VVI कर लेंगे। ठीक है, जिमरमैन कहते हैं कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आज का आपका 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्त, संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। चलिए दोस्त आंसर भर लीजिए। संभावी एवं संचित को संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होता है, यानी कि किसी क्षेत्र में होता है, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती रहती है, जिसका उपयोग कभी अभी तक नहीं किया गया है। यानी कि वो संसाधन के रूप में है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया है अब तक। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज अधिक गहराई में होने के कारण वो दुर्गम है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं। यानी मान लीजिए कि आप ऐसे वस्तु को रखें जिसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है, वही क्या है, संभावी संसाधन है। ठीक है, और दूसरा कहा जा रहा है संचित कोष संसाधन। तो संचित कोष संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार के ही अंश है जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, किंतु इनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। यानी कहने का मतलब है, संचित कोष संसाधन का मतलब है कि हम उसका कभी इस्तेमाल किए हैं या फिर उसे हम संचित रूप में रखे हैं, स्टोर करके रखे हैं, जमा करके रखे हैं,
वही संचित कोश ऊर्जा होता है, उसका उपयोग हम भविष्य में कभी कर लेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन को आप समझ सकते हैं, उसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, किंतु इनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे नदी का जल, भविष्य में अब तो जल विद्युत परियोजना चलाई जा रही है तो इसका उपयोग किया जा रहा है। समझ पा रहे हैं दोस्त, विद्युत के रूप में इसका उपयोग हो सकता है, हो तो रहा ही है अब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे अब आते हैं दोस्त। अब आपका प्रश्न संख्या 3 है। कहा जा रहा है संसाधन संरक्षण की उपयोगिताओं को लिखें। ठीक है दोस्त, तो इसकी उपयोगिता को हम लिख लेते हैं। वैसे तो हम बात करें तो संसाधन की उपयोगिता हमारे लिए जीने मतलब कि रहने खाने पीने से लेकर के जीने तक में होता है। वैसे हम इसका आंसर शीट ऐसे लिख सकते हैं, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधन का अविवेकपूर्ण या फिर अतिशय उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है। अर्थात कहने का मतलब दोस्त ये है कि मान लीजिए कि आपके पास अभी अवेलेबल में 3 साइकिल है और आपको सिर्फ एक की ज़रूरत है, तो आप क्या कीजिएगा, वो तीनों का इस्तेमाल कीजिएगा और तीनों को मतलब कि तोड़ दीजिएगा। और जिस दिन आपके घर में जनसंख्या बढ़ जाएगी या फिर आप अकेले होंगे और किसी दिन नेसेसरी हो जाएगा कहीं जाने के लिए, उस दिन आपको पता चलेगा कि ये तीनों को हमने क्या किया है, ख़राब करके रखा है और आपको उस दिन पैदल जाना पड़ेगा। तब संसाधन का महत्व आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे हम बात कर लें, संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर यानी स्वार्थ से वशीभूत होकर संसाधन का विवेकपूर्ण दोहन किया गया, यानी कि विवेक यानी रहते हुए भी विवेकहीन उसे दोहन किया गया, जिससे विश्व परिस्थिति में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसे भूमंडलीय, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन अवक्षय जो कि ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण जिससे क्या होता है, ओजोन परत में क्षरण होने के कारण क्या होती है, वातावरण में टेम्परेचर बढ़ जाएगी और पराबैंगनी किरणें आकर के हमें त्वचा जैसे भयंकर कैंसर बीमारी दे देगी मनुष्य जाति में, हर जीव जंतु में। पर्यावरण प्रदूषण, ये तो आप समझ ही रहे हैं, पर्यावरण में प्रदूषण होगा तो हमारे फेफड़ा को नुकसान पहुंचाएगा। अम्ल वर्षा, अगर अम्ल वर्षा हो जाएगा तो कोई भी फसल नहीं होगा। आगे हम बात कर लें कि उपयुक्त परिस्थिति में निजात पाने यानी कि उससे बचने के लिए विश्व शांति के साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्वक जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधन का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार्य है। यानी कि संसाधन का बंटवारा एक न्याय संगत होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति कितना यूज कर सकता है, अर्थात संसाधनों का नियोजित उपयोग हो। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनज़र वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी अवधारणा सतत विकास कही जाती है, जिससे पर्यावरण के विकास के साथ भविष्य सुरक्षित रह सकता है। दोस्त आपको बता दें कि पर्यावरण से संबंधित कई सारी मुद्दा पे चर्चा होती है। पर्यावरण बचाओ अधिनियम भी चलाए गए हैं, जिसे आप एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पृथ्वी जल बचाओ भी अभियान चलाए जा रहे हैं। यानी कि पर्यावरण को बचाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप भी पर्यावरण को दूषित होने से बचाएंगे। आप पढ़े लिखे हैं तो आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ गए हैं। 4 नंबर प्रश्न में कहा गया है, संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है, इसे स्पष्ट करें। हर क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है। संसाधन निर्माण में तकनीकी की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अनेक प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती जब तक कि किसी विशेष तकनीकी द्वारा उन्हें उपयोगी नहीं बनाया जा सकता है। वैसे तो वो संसाधन है, लेकिन अधिक से अधिक रूप में उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे नदियों के बहते जल से
पन बिजली उत्पन्न करना। अगर पानी से बिजली नहीं उत्पन्न किया जाए तो सिर्फ पानी का इस्तेमाल थोड़े बहुत जीव जंतु पी लेंगे, बस उतना ही है। वैसे बहते बहते वो महासागर में चली जाएगी। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल करके हम पन बिजली बना लेते हैं तो उसका कितना ज़्यादा इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं। उत्पन्न करना, बहती हुई वायु से ऊर्जा बना लेना, यानी उससे भी बिजली पैदा कर लेना। इसके साथ ही भूगर्भ में उपस्थित जैसे कि गैस दाब है, तो गैस निकाल करके, जैसे CNG गैस आप सुने होंगे, ONGC गैस सुने होंगे, या फिर LPG गैस सुने होंगे। ये सारे गैस कहाँ से आते हैं? अंदर से, भूमि के अंदर से ही ना निकाले जाते हैं, बनते हैं, और उसका कुछ केमिकल्स वगैरह डाल के बना दिए जाते हैं। खनिज अयस्कों का शोधन कर उपयोगी बना दिया जाता है। इन सभी में अलग अलग तकनीकी की आवश्यकता होती है और फिर इस तकनीकी की सहायता से उसे एक उपयुक्त संसाधन बनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ चुके हैं। देख लेते हैं आपका पहला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का क्या है। वैसे तो आप देख ही रहे हैं, हम आपको बुक का क्वेश्चन इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये ना कहें कि ये कहीं और का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, आपका क्वेश्चन कहा गया है संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो चलिए दोस्त, हम देख लेते हैं सतत विकास की अवधारणा क्या है। संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है, जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा अत्यंत आवश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है कि अवधारणा के कारण मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया। इसके कारण पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो गई है। व्यक्ति का लालच लिप्सा ने संसाधन का तीव्रतम दोहन कर संसाधन के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। संसाधन का केंद्रीकरण खास लोगों के हाथों में आने से समाज दो भागों में बट भी गया है। संपन्न और विपत्र भाग में बट गया है। ठीक है, संसाधन लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर के संसाधन का विवेकहीन दोहन किया गया, जिससे विश्व परिस्थिति में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसे कि भूमंडलीय तापन, यानी वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है। ये लगभग हम बता दें आपको कि 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होनी चाहिए, जो कि अभी की अगर बात करें तो 0.04 के आसपास हो चुका है। इससे ज़्यादा हो गया है तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना हो चुका है। यूएनओ के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग WTO के ने ये संदेश दिया है। WTO क्या है? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, सॉरी WTO तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WHO के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बताया गया है। ठीक है दोस्त, तो वातावरण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो समझ लिए कि हमारे लिए काल है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मौसम सही नहीं रहेंगे, बारिश समय से नहीं होंगे। ये सारी क्रियाएं इसी के वजह से होती है, और कैंसर जैसे भयंकर बीमारी भी हो सकती है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर के संसाधन का विवेकहीन दोहन किया गया, जिससे विश्व परिस्थिति में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसे भूमंडलीय तापन, ये तो अब आप समझ ही गए होंगे। ओजोन क्षरण होगा तो कैंसर जैसे भयंकर बीमारी होगी। पर्यावरण प्रदूषण होगा तो ये आपको बता दिए हैं कि फेफड़ा में बीमारी हो जाएगी, फेफड़ा को प्रभावित करता है पर्यावरण। जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं हमारे श्वास नली को भी प्रभावित करता है और फेफड़ा को डायरेक्ट प्रभावित करता है। अम्ल वर्षा, ये अम्ल वर्षा क्या होती है दोस्त? अम्ल वर्षा होती है कि अगर अम्ल वर्षा हो गई तो कोई भी फसल नहीं हो पाएगा, यहाँ तक कि पेड़ पौधे जीव जंतु के लिए भी हानि होगा। आप तो घर के अंदर रहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भी वातावरण के साथ संपर्क में जाइएगा तो उस पर जब धूप पड़ेगी अम्ल वर्षा हो जाएगा तो उस पर धूप की वजह से वातावरण में जब गैसें विद्यमान होगी, वे गैसें आपके शरीर से टच करेगी तो कई भयंकर बीमारी हो सकती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
उपयुक्त परिस्थिति में निजात पाने, विश्व शांति के साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन को लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधन का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार्य है। यानी कहने का मतलब है कि इनका बंटवारा जो है अब समान नहीं होना चाहिए, अब जिसकी जितनी ज़रूरत है उसी के हिसाब से, अर्थात संसाधन का नियोजन उपयोग हो, इसके पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनज़र रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी अवधारणा सतत विकास कही जाती है। यानी ऐसी अवधारणा को ही क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं, जिसमें वर्तमान के विकास के साथ भविष्य सुरक्षित रह सकता है। ठीक है दोस्त, आशा है कि यह वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न जो कि बुक में देख लीजिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध रूपों का वर्णन करें। इसे हम एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों हम बात करें स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में डिवाइड करा गया है। अब एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला जो संसाधन है व्यक्तिगत संसाधन। अब देख लीजिए ये क्या होता है। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। यानी व्यक्तिगत संसाधन का मतलब ये हो गया कि किसी के भूमि के अंदर है निकल जाना, कोई संसाधन किसी व्यक्ति की ज़मीन के अंदर निकल गया है और वो ज़मीन के बदले में वो व्यक्ति क्या कटाता है, रसीद कटाता है ना, तो वहीं क्या होगा, उसका व्यक्तिगत संसाधन है और उसे वे बेच करके पैसा ज़्यादा कमाता होगा और जब सरकार को ये पता चलेगा तो सरकार उस पर टैक्स भी बढ़ा देगी। ठीक है दोस्त, तो ये ऐसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। आगे हम बात कर ले जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाता है, जिसे आप रसीद के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे भूमंडल, घर व अन्य जायदाद ही संसाधन है जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। जैसे बाग बगीचा की बात कर ले, इस पे भी वो ज़मीन का रसीद कटवाता ही होगा। कुआं की बात कर ले, तालाब की बात कर ले, ये ऐसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। ठीक है, ऐसे ही संसाधन है जिन पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है, यानी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे ही हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा अगर हम बात कर ले तो सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसमें एक समूह का अधिकार होता है। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिनका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। गांव के चरण जैसे कि, अब कहने का मतलब है सामुदायिक संसाधन का मतलब क्या होता है दोस्त, ये से समझेंगे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा संसाधन है जो समुदाय के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप पंचायत भवन समझ सकते हैं या फिर कोई विद्यालय समझ सकते हैं, जो सरकारी विद्यालय है ऐसे भी आप समझ सकते हैं। या फिर फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं गांव में चरण की भूमि, यानी मान लीजिए कि गांव की प्रति भूमि है, वो सभी लोग उसमें अपनी जानवरों को वहाँ पे चरावरी करा सकते हैं, तो क्या हो गया, वो सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आता है। शमशान घाट, तो शमशान घाट में क्या होता है कि कोई धर्म को नहीं देखा जाता है, वहाँ पे सभी व्यक्ति का जो लाश आप समझ लीजिए, मृतक शरीर वहाँ पे दफनाया या फिर जलाया जाता है। ठीक है दोस्त, और मंदिर को तो आप समझ ही सकते हैं, मंदिर में वो भी एक सार्वजनिक होता है, सामुदायिक होता है, वहाँ पे कोई भी पूजा के आस्था रख करके जा सकता है। ठीक है दोस्त, और हम बात करें तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, मंदिर के अलावा मस्जिद का परिसर आएगा। मस्जिद इसमें किसी भी मुस्लिम संप्रदाय का है तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी जा सकता है, वहाँ पे नमाज वगैरह या फिर वहाँ पे रह के कुछ समय भी बिता सकता है मस्जिद में। ठीक है, मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब इत्यादि ये सारे चीज़ सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आता है। यानी कि एक कम से कम किसी न किसी समुदाय का अधिकार होता है, 10-20 घर, 50 घर, 100 घर, उसमें उसका इस्तेमाल करते हों। आगे अगर बात करें हम नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन सार्वजनिक पार्क, जैसे अगर नगरीय क्षेत्र की अगर बात करिए तो गांव में आप समझ गए। नगर क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिकनिक स्थल हो जाएगा। यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए लोग जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि आप पर्यटक स्थल समझ सकते हैं, वहाँ पे लोग खेलने के लिए या फिर घूमने के लिए, देखने के लिए जाए होंगे। क्रिकेट का मैदान आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए खेल का मैदान लिखा है। मंदिर भी समझ सकते हैं,
शहर में भी मंदिर होता है, मस्जिद होता है, गुरुद्वारा होता है, गिरजाघर होते हैं। यानी कि ये सभी संसाधन क्या है, सामुदायिक संसाधन है, जहाँ पे अधिक से अधिक लोग वहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पैराग्राफ को ले लेते हैं। आपका सी नंबर में है, राष्ट्रीय संसाधन कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है, तीसरा जो है आपका राष्ट्रीय संसाधन का होता है कि मान लीजिए कि उसमें हर व्यक्ति का समान अधिकार होता है, कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र का वो होता है, और उसमें जो उपलब्ध साधन होते हैं वो देश के लिए हर व्यक्ति के यूज का होता है। सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधन का अपरिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। यानी कि जो व्यक्तिगत जो राष्ट्रीय संसाधन होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं रेल क्या है, एक राष्ट्रीय संसाधन है, वो सभी के लिए बनाया गया है, उसमें कोई भी व्यक्ति जा सकता है। उसमें ये नहीं है कि इस धर्म के लोग जाएंगे या फिर ये जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। वैसे तो किसी भी देश के लिए कोई निश्चित धर्म नहीं होनी चाहिए। वो धर्म किसने बनाया है, अगर हम बात करें धर्म किसने बनाया, तो हम जैसे इंसान ने नहीं बनाया होगा धर्म, ऐसे तो धर्म आ नहीं गया। सिर्फ एक ही धर्म होना चाहिए हर इंसान का, इंसानियत का धर्म। ठीक है, आपसे भी हम आशा करते हैं कि आप इंसानियत का धर्म निभाएंगे। ठीक है दोस्त, बस आपको कुछ नहीं करना है इंसानियत के धर्म में, अपने से जो भी आपको लगे कि जिसकी मदद कर सकते हैं, छोटा हो या बड़ा, उससे मतलब नहीं रखता है दोस्त। यदि आपको लगे कि नहीं उसकी मदद करनी चाहिए या फिर वो मदद मांग रहा है, तो उसकी मदद आप करें, यही इंसानियत है। ठीक है दोस्त, अब आप समझ गए होंगे राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। यानी कि सरकार का संसाधन होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की हम बात कर ले, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संसाधन करती है, यानी एक संस्था करती है। मान लीजिए कि सरकार कितना उसको कंट्रोल करेगा, कितना संसाधन को देख रेख में रखेगा, तो इसलिए कुछ संसाधन को क्या करती है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बना, जैसे कि समुद्र तट, यानी कि समुद्र जो तट होता है, यानी अभी आपको शुरू में ही बता दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि आप भारत ले लिए, तो ये भारत हमारा प्यारा भारत हो गया। जिस भारत को आप ले लिए तो इस भारत में क्या हो गया, मान लीजिए कि इसके तट में जो ये बात करें, ये समुद्र तट हो गया, तो ये जो पानी है, जलस्तर है, और इसके अंदर तक ये हो गया तट। ठीक है दोस्त, ये हो गया तट आपका। ठीक है, जहाँ तक पानी से लगती है, समुद्र से लगता है हमारे राज्य, वो तटीय राज्य है। तो अब हम बात करेंगे, आपको बता दें दोस्त कि इसमें यानी कि अभी आप क्या समझे हैं, यानी कि 12 आप समझे हैं ना, 12.2 किलोमीटर अंदर तक भारत का क्षेत्र माना जाता है। जो कोई भी उसके अंदर गैस निकले या पेट्रोल निकले, जो कुछ भी निकले, उस देश का हो जाता है। तो यही बात है दोस्त कि यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि जो समुद्र तट है, इसके अंदर में जो कुछ भी निकले वो तो भारत का हुआ। और इसके अंदर जैसे कि मछुआरे लोग जाते हैं, तो मछुआरे मछली पकड़ के लेके आते हैं, तो वो मछली को बेचते हैं, तो वो क्या है, वो भी एक भारत का ही संसाधन है। और उसमें क्या करते हैं लोग, अपना व्यापार बिजनेस करने के लिए उसमें जाते हैं और मछली पकड़ के लाते हैं, कोई संसाधन ढूंढ के लाते हैं और उससे अपना जीविकोपार्जन करते हैं। चलिए हम आगे बात कर ले, इस टॉपिक को देख लेते हैं। तट रेखा से 200 NM दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी भी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र के द्वारा किया जा सकता है। यानी 200 NM के दूरी तक, यानी लगभग 200 किलोमीटर अंदर तक में किसी भी देश का अधिकार होता है। 200 किलोमीटर के बाद में उस देश का अधिकार नहीं माना जाता है। और अब आपको बता दें, जैसा कि आप इस इमेज को देख करके आप समझ सकते हैं दोस्त, ये जो है मान लीजिए ये भारत का समुद्र तट हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब इसके अंदर तक 200 किलोमीटर, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है 200, तो ये क्या है 200 NM तक क्या होता है कि उस देश का अधिकार होता है। और इसके बाद में अगर इसके बाद में ये सीमा को कहता है कि नहीं मेरा यहाँ तक है, तो उसका नहीं होगा। अगर हम भारत की करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, ये यहाँ पे देखिएगा
ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ तक भारत का हिस्सा पड़ता है। ये कोना तक जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्त, यहाँ नीचे तक पड़ता है महासागर। तो यहाँ तक, अब यहाँ से यानी कि इस वाले क्षेत्र से यहाँ से अगर हम बात करें इसके नीचे तक यहाँ तक, ठीक है दोस्त, इसके नीचे तक 200 किलोमीटर जहाँ तक पुग जाएगा इधर नीचे तक, वहाँ तक 200 किलोमीटर तक भारत की एरिया आता है। वहाँ तक वो टैक्स ले सकता है किसी भी जो भी यात्रा करेगा इस साइड से, जैसा कि आप इस इमेज में देखकर समझ सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम फिर से अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। 200 किलोमीटर ये तो आप समझ ही गए होंगे। ऐसे संसाधन का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की सहमति से राष्ट्र के द्वारा किया जा सकता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होती है। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये ऐसे संसाधन का उपयोग करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो समुद्र तटीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, वहीं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाती है। दोस्त, आज का टॉपिक यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। और ये परियोजना कार्य की अगर बात करें तो ये आपको करना होता है, इसमें कुछ नहीं है। विद्यालय में विषय शिक्षण से लेकर के एक संगोष्ठी का आयोजन करें, ये अपने से करना है। इसमें उपयोग में आने वाले संसाधन के संरक्षण के उपयोग पर चर्चा करें। यानी कि जो आप एक संगोष्ठी बनाएंगे, यानी जो कार्य करेंगे, उसमें कौन कौन से संसाधन लगते हैं उसी के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ होगा। इसलिए दोस्त, यदि आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो सच में अच्छा लगता है, मतलब सही है, हमने बहुत ही कंटेंट को अच्छे तरीक़े से टाइप करके आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो एक लाइक तो बनता है दोस्त, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो आप हमारे मेंबर बन जाए, यानी कि सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो छोड़ने से पहले आपको एक बात ज़रूर कहेंगे, यदि आप 10th क्लास से संबंधित और भी सब्जेक्ट का अफेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं उसमें भी कोई लिंक दिया ही गया होगा, उसे भी आप देख सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब करके हमारे द्वारा प्रोवाइड वीडियो को देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। और आगे चल के जैसे ही आपका फेयर कंप्लीट हो जाता है तो इस पे आपको सेट प्रैक्टिस कराई जाएगी। पर डे 100 को क्वेश्चन लाया जाएगा, 100 प्रश्न, जो आपके बोर्ड की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण मानी जाएगी। और यदि आप हमारा सपोर्ट किए दोस्त, तो आपको हम लाइव क्लास दे करके आपकी अच्छे से तैयारी करा सकते हैं। यानी कि डिस्क्रिप्टिव, यानी कि क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, ये सारी चीज़ें आपसे कराएंगे। क्वेश्चन बोलेंगे, आप लिखेंगे, और आपसे उसका आंसर हम किसी अन्य माध्यम से मांग के आपका कॉपी चेक करेंगे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, टेक केयर।